नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदलाल मालवी आपके अपने जीकेम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलती रहे। तो गाइस, आज आप सभी लोगों के लिए गुड अपॉर्चुनिटी है। यदि आप लोग अप्रेंटिस करने के लिए इंटरेस्टेड थे, वो भी अच्छा डिपार्टमेंट्स है, तो आप लोग बहुत दिनों से इंतज़ार था कि रेलवे से अप्रेंटिस कब आएगी, तो फाइनली रेलवे के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है और आप लोग कब से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसमें सैलरी कितनी रहने वाली है, कितनी पोस्टें निकली हुई है, किस रीजन से पोस्टें निकली हुई, तो सभी चीज़ें हम देखेंगे। तो अभी आप देख सकते हो, ये जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है, अप्रेंटिस के बेस पर रिक्रूटमेंट निकाला गया है, वो भी रेलवे सेक्टर से निकाला गया है। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकली हुई है ईस्टर्न रेलवे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल रिक्रूटमेंट निकाल नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर ट्रेनिंग स्लॉट इन ईस्टर्न रेलवे यूनिट से रिक्रूटमेंट निकाला गया है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो डेटें हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था वो 31/7/2025 की डेट में पब्लिश किया गया था। इसके बाद ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग 14/8/2025 जो ऑनवर्ड आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मतलब स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग रेलवे की मेन साइट पर जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब इसकी लास्ट डेट कब रहने वाली है? क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 13/9/2025 तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो आप लोग लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिलअप कर सकते हो, जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आप देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट के द्वारा रेलवे ने इनवाइट किए गए हैं। फॉर्म भर सकते हैं आप लोग। 14/8/2025 से लेकर मतलब 11 बजे स्टार्ट हो चुके हैं और 13/9/2025 रात के 12 बजे तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। सबसे पहले तो हावड़ा डिवीज़न से आप लोग देख सकते हैं टोटल पोस्टें यहाँ पर 659 पोस्टें निकली हुई है। 659 पोस्टें टोटल निकाला गया है। फिटर के लिए देखा जाए तो 281 पोस्टें हैं टोटल, और कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यूआर के लिए 114 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 28 है, एससी के लिए 42 है, एसटी के लिए 21 पोस्टें हैं, ओबीसी के लिए 76 है। फिर यहाँ पर जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट है उनके लिए भी यहाँ पर निकाला गया है। बेल्डर जो जीई है उनके लिए 61 है। मैकेनिकल एमएमबी के लिए 9 पोस्टें हैं। मैकेनिकल डीजल जो है इनके 17 पोस्टें हैं। मशीनिस्ट की 9 पोस्टें हैं। कारपेंटर की 9 पोस्टें, पेंटर की यहाँ 9 पोस्टें हैं। लाइनमैन जनरल की 9 पोस्टें हैं। बायरमैन की 9 हैं। आरएसी की 17 पोस्टें, इलेक्ट्रिशियन की 220 पोस्टें हैं। मशीनिस्ट मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस की 9 पोस्टें हैं। टोटल देखा जाए तो 659 पोस्टें हैं। 267 यहाँ पर यूआर कैंडिडेट के लिए निकाला गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 66 है। 99 पोस्टें यहाँ पर निकाला गया है एससी के लिए, और एसटी के लिए यहाँ पर 49 है। 178 ओबीसी के लिए। तो काफ़ी शानदार रिक्रूटमेंट निकली हुई है। अब लिलियो वर्कशॉप से देखते हैं, जहाँ फिटर के लिए 240 पोस्ट हैं, मशीनिस्ट के लिए 33 पोस्ट हैं, टर्नर के लिए 15 पोस्ट निकाला गया है, बेल्डर के लिए 204 पोस्ट हैं, पेंटर जनरल के लिए 15 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रिशियन के लिए 45 पोस्टें हैं, वायरमैन के लिए 45 है, आरएसी के लिए 15 पोस्टें हैं। टोटल 612 पोस्टें निकाला गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिवीज़न है सिल्दह डिवीज़न, यहाँ पर फिटर के लिए 230 पोस्टें हैं, बेल्डर के लिए 56 है, और इलेक्ट्रिक मैकेनिक के लिए 10 पोस्ट निकाला गया है। पेंटर के लिए 4 पोस्टें हैं, मैसन की 7 पोस्टें हैं, ब्लैक स्मिथी के लिए 19 है, वायरमैन के लिए 30 पोस्ट निकाला गया है, आरएसी के लिए 20 पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 64 है। टोटल 440 पोस्ट निकाला गया है। इसके बाद है कंचरापारा वर्कशॉप में फिटर के लिए 60 है, बेल्डर के लिए 35 है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 66 है, मशीनिस्ट के लिए 6 पोस्टें हैं, वायरमैन के लिए 3 पोस्टें हैं, कारपेंटर के लिए 8 है, पेंटर के लिए 9 है, और टोटल 187 पोस्टें हैं। नेक्स्ट जो डिवीज़न है मालदा डिवीज़न, आप लोग देख सकते हैं मालदा डिवीज़न में इलेक्ट्रिशियन के लिए 40 पोस्टें हैं, आरएसी के लिए 6 पोस्टें हैं, फिटर के लिए 47 है, बेल्डर के लिए 3 पोस्टें निकाला गया है, पेंटर के लिए 2 है, कारपेंटर की 2 पोस्टें हैं, मैकेनिक डीजल के लिए 38 पोस्टें हैं। टोटल यहाँ पर पोस्टें आप लोग देख सकते हैं 38 पोस्टें हैं, जिसमें 57 यूआर की है, ईडब्ल्यूएस 14 है।
20 पोस्ट एसटी की है और एससी की 10 है और 37 यहाँ पर ओबीसी के लिए निकाला गया है। नेक्स्ट है आसनसोल डिवीज़न। आसनसोल डिवीज़न में फिटर में 151 है, टर्नर की 14 पोस्टें हैं। इसके बाद वेल्डर की 96 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रिशियन की यहाँ पर 110 पोस्टें हैं, मैकेनिकल डीजल की 41 पोस्टें, टोटल पोस्टें 412 पोस्टें हैं। इसके बाद कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो 167 यूआर की है, 41 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 62 एसटी की है, 30 पोस्टें एससी के लिए है, 112 पोस्टें यहाँ पर ओबीसी के लिए निकाला गया है। तो 412 पोस्टें काफ़ी शानदार पोस्टें निकली है। जमालपुर वर्कशॉप से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फिटर के लिए 251 पोस्टें हैं, वेल्डर की 218 है, मशीनिस्ट की 47 है, टर्नर के लिए 47 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 42 है, डीजल मैकेनिक के लिए 62 निकाला गया है। और टोटल पोस्टें 667 पोस्टें हैं टोटल। 268 जो है यूआर के लिए है, 67 ईडब्ल्यूएस के लिए, 100 पोस्टें हैं एससी के लिए है और 51 एसटी की है, 181 ये निकाला गया ओबीसी के लिए। तो काफ़ी शानदार रिक्रूटमेंट निकली है। और अब देखते हैं इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो आप लोग फॉर्म भरने के लिए इंटरेस्टेड है तो आपकी मिनिमम एज 15 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है आप लोगों की यहाँ पर 24 ईयर रखा गया है। और गवर्नमेंट जो रूल बने हुए हैं उसमें अपर एज में ये दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपर एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे 5 ईयर जो होता है एससी एसटी कैंडिडेट को दिया जाता है, 3 ईयर का रिलैक्सेशन ओबीसी वो भी एनसीएल कैंडिडेट है उनको प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन मिलता है वो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट जो पीडब्ल्यूबीडी में से आते हैं उनको दिया जाता है और 10 ईयर का एक्स सर्विसमैन को दिया जाता है। अब इसके बाद जो क्वालिफ़िकेशन है इसमें आईटीआई एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देख लीजिएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ बेसिकली कैंडिडेट मस्ट भी हैव पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम के साथ और आप लोगों के 50% के साथ, और आप लोगों के पास आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई यहाँ दिया हुआ है, आईटीआई के दोनों ट्रेड हैं, एनसीवीटी एससीवीटी दोनों को मौका मिला हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली 10th होना चाहिए और प्लस में आईटीआई होना चाहिए। यदि दोनों चीज़ें हैं आप लोगों के पास और रेलेवेंट रेट से आईटीआई है तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद मेडिकल फिटनेस जब आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी तो 1961 जो रूल बने हुए हैं 1992 का, तो उसके आधार पर अमेंडेड होते हैं। तो उसके आधार पे आप लोग को मेडिकल फिटनेस का फॉर्मेट होता है, ये सब कंप्लीट करना पड़ता है। और यहाँ पर दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्टर और सर्जन सेंट्रल या फिर स्टेट हॉस्पिटल का होना चाहिए, सर्जन वाला, यही वैलिड होता है। इसके बाद रेलवे में अप्रेंटिस करने के लिए इसमें क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहती है इसमें देख लीजिएगा। तो सिलेक्शन लेने के लिए सिलेक्शन यहाँ पर मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं मेरिट लिस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेरिट कैसे बनेगी अभी आप लोग को देखेंगे। तो मेरिट बनने वाली है आप लोगों की 10वीं और प्लस आईटीआई। 10वीं में जितने भी आप लोगों के परसेंटेज है प्लस में आईटीआई दोनों का एवरेज निकाला जाएगा, उसके आधार पर मेरिट बनने वाली है। तो फॉर एग्जांपल करके यहाँ पर समझाया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ दिया हुआ है, जैसे 10वीं में किसी कैंडिडेट के 80.58 है और आईटीआई में 90.68 है, तो यहाँ दोनों को ऐड कर दिया गया है और 2 का भाग दिया गया है। फॉर एग्जांपल के लिए किसी के 10वीं में 70 परसेंटेज है और आईटीआई में 80 है, तो दोनों को जोड़ा जाएगा। दोनों को जोड़ने के बाद 2 का भाग दिया जाएगा। तो 70% 10वीं में है और आईटीआई में 80 है, तो ये आप लोगों के हो गए हैं 150 और भाग दे दोगे आप 2 का, तो ये निकल के जाएगा 75 एग्रीगेट।
तो ये ऐसा निकाला जाता है, यहाँ पर एग्जाम्पल करके भी समझाया गया है। आप खुद अपना एग्रीगेट निकाल सकते हैं कितना एवरेज बनने वाला है। तो 10 और ITI के परसेंटेज को ऐड करना है और 2 का भाग देना है आप लोगों को, तो उसमें आप लोगों का निकल जाएगा एवरेज। अब यहाँ पर नोट करके दिया हुआ है कि यदि कोई कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट है और उनका यहाँ पे नंबर सेम आते हैं, सेम नंबर आते हैं, तो जो ओल्ड एज वाला है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, उसको प्रेफर्ड, उसको मतलब प्रायोरिटी दिया जाएगी, प्रेफर्ड दिया जाएगा। या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, पहली कंडीशन ये हो गई कि 2 कैंडिडेट है, ये फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर A और B है, दोनों के 70-70 बनते हैं। तो यहाँ पर जिस कैंडिडेट की एज ज़्यादा होगी उसको प्रायोरिटी ज़्यादा, उसको पहले दिया जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यदि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी सेम होती है तो जिसने 10वीं क्लास सबसे पहले पास किया तो उसको प्रायोरिटी पहले दिया जाता है। तो ये चीज़ें दिया हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे 1.5 की टाइम ऑफ नोटिफाइड किया जाएगा, और उसके बाद में ये जो दिया हुआ 1.5 जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। कहीं जैसे आसनसोल पे फॉर एग्जांपल के लिए आसनसोल में 5 पोस्टें हैं, तो एक पोस्ट पे 1.5 गुना बुलाया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो 1.5 गुना बुलाया जाएगा, यहाँ पर क्लियर समझाया गया है। 1.5 टाइम ऑफ द नोटिफाइड ट्रेनिंग स्लॉट इन द रेस्पेक्टिव DB के लिए बुलाया जाएगा। ये आप लोग यहाँ देख सकते हो, DB के लिए बुलाया जाएगा 1.5 गुना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है 1.5 गुना। फॉर एग्जांपल के लिए आसनसोल में 10 पोस्टें हैं, तो वहाँ पर DB के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा? 15 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा DB के लिए। इसके बाद जब DB आप लोग कंप्लीट हो जाएगा, जब शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, तो जितनी पोस्टें हैं, जैसे यहाँ पर 10 पोस्टें थी, तो 10 के आधार पर ही फिर बाद में बुलाया जाएगा, 5 कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाएगा DB में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1:1 के में नोटिफाइड किया जाएगा। ये सब DB में, कुछ कैंडिडेट DB में बाहर होंगे। अब हाउ टू अप्लाई करने के लिए रेलवे की मेन साइट पर जाकर आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब फॉर्म फिलअप करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। जिसमें आप लोगों को स्कैन करना पड़ेगा फ़ोटोग्राफ, जिसमें JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और इस साइज़ में आप देख सकते हैं JPG में होना चाहिए। इसके बाद है स्कैन सिग्नेचर करना पड़ेगा, ये भी JPG फॉर्मेट में रहेगा। स्कैन यहाँ दिया हुआ है, स्कैन 10th की मार्कशीट, ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। और ITI सर्टिफिकेट, ये भी PDF फॉर्मेट में। कम्युनिटी सर्टिफिकेट में SC ST OBC EWS कैंडिडेट, ये भी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद PWBD सर्टिफिकेट, ये भी PDF फॉर्मेट आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दिया हुआ कि आपका एप्लीकेशन किस कारण बस इनवैलिड हो सकता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि द एप्लीकेशन हैविंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको किस कारण डेफिशिएंसी या फिर डिस्क्रिपेंसी या फिर इरेगुलरिटी है, तो इसके कारण आप लोगों का एप्लीकेशन इनवैलिड हो सकता है। किस कारण से हो सकता है? यदि सिग्नेचर ब्लॉक लेटर में है तो आप लोगों का इनवैलिड हो सकता है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन सही नहीं है, नॉट एफिक्ट है, इसमें भी हो सकता है। या फिर कोई ब्लर है, इसमें भी हो सकता है। कास्ट सर्टिफिकेट नॉट अपलोड, तो आप लोगों का इनवैलिड हो सकता है। पेमेंट नहीं किए है तो इनवैलिड हो सकता है। या फिर नॉट हैविंग रिक्वेस्ट एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन आप लोगों ने अपलोड नहीं किया, तो आप लोगों का यहाँ पे इनवैलिड हो सकता है एप्लीकेशन फॉर्म। या फिर मोर देन 1 एप्लीकेशन, आप लोगों ने एक से ज़्यादा फॉर्म फिलअप किए हैं सिंगल कैंडिडेट ने। फॉर एग्जांपल के लिए कोई कैंडिडेट है, उसने 2-3 बार अप्लाई कर दिए, तो वहाँ पर आप लोगों का इनवैलिड हो सकता है। या फिर एप्लीकेशन सेंड बाय एनी अदर मोड देन बाय ऑनलाइन मोड, तो इससे भी आप लोगों का इरेगुलरिटी होने के कारण इनवैलिड हो सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है आप लोगों को।
इसके बाद ये सब जो नीचे फॉर्मेट दिए हैं ज्वाइनिंग के दौरान आप लोगों को ये सब ले जाना पड़ता है। मेडिकल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब दिया हुआ है। तो ये पूरा फॉर्मेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट निकली हुई है रेलवे से। और रेलवे से आप लोग यदि अप्रेंटिस करते हैं तो जब भी डी ग्रुप में रिक्रूटमेंट निकलती है तो आप लोगों को प्रायोरिटी सबसे पहले मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो रेलवे से अप्रेंटिस करना काफ़ी अच्छा रहता है। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।